share, subscribe, and hit the bell icon. ये कहानी है कांग्रेस पार्टी के बिहार से नंबर 1 के नेता और पूरे देश में पीएम कुर्सी के दूसरे सबसे बड़े दावेदार की, जो प्रधानमंत्री नेहरू के वरिष्ठ सलाहकार और इंदिरा गांधी के चुनिंदा नजदीकियों में से एक थे। लगता है मिश्रा जी अब पार्टी में नंबर 2 से नंबर 1 पर आना चाहते हैं। झा साहब, पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी एक ना एक दिन पार्टी के सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठना चाहता है। बीबी को हमारी जासूसी की छूट देने में इंडिया के पीएम के साथ साथ उनके कुछ दूसरे लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें इसका नाम सबसे ऊपर है। Got it. Our next target is him only. हमारे गुरुजी को अगर जेल से नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारे बाबूजी के साथ अच्छा नहीं होगा। 3 दिनों के अंदर इसका अंजाम तुम लोगों को भुगतना होगा। ललित नारायण मिश्रा, मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा, बिहार। बिहार? यहाँ का ऐसा कौन सा किस्सा है भाई? ललित बाबू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। अगर मैं कहूँ कि भारत के वे पहले कैबिनेट मंत्री थे जिनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। ललित बाबू बिहार में अपने लोगों के बीच उपस्थित हुए थे। हेलो, आज मौसम बेहद खराब है, कोहरा भी काफी है। क्या ऐसे में भी मंत्री जी बिहार की उड़ान भरना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे। किसी भी सूरत में वो प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। आप तैयारी कीजिए। बाबूजी का कहना है कि उनके न जाने से उनके हजारों लोग निराश हो जाएंगे, जो सिर्फ उनकी वजह से वहाँ इकट्ठा हुए हैं। ओके, ठीक है। फिर हम 1:30 बजे के आसपास उड़ान भरेंगे। रेलवे का ये लाइन सिर्फ बिहार का 2 शहर को जोड़ने का काम नहीं करेगा, बिहार को दिल्ली तक ले जाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। मगर ललित बाबू का बढ़ता कद दिल्ली और बिहार के बीच दलाली करने वाले कुछ लोगों को भी चुभ रहा था। असल में 2 जनवरी को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जिस वक्त यह हादसा हुआ, उसमें मिश्रा जी कुछ खास घायल नहीं हुए थे। उनके पैरों में बॉम्ब के कुछ छर्रे ही लगे थे। उनसे अधिक चोटिल तो उनके छोटे भाई जगत नारायण मिश्रा और बिहार के एक विधायक हुए थे। मिश्रा जी इन्हीं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतित थे और बार बार अपने लोगों से यही कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग इन दोनों का ध्यान रखो। मगर देश में अपने खिलाफ चली हवा और ललित बाबू से तलखी के चलते कि कहीं ललित बाबू जेपी के साथ मिलकर मौजूदा सरकार की दुखती नब्ज को हिला ना दे, इसी के लिए दिल्ली में बैठी मैडम के कुछ पुराने चमचों ने ललित बाबू को खत्म करने की साजिश रच डाली। क्यों? केंद्र में कांग्रेस की सरकार, मिश्र जी खुद एक पक्के कांग्रेसी, सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, रेल मंत्री खुद उनके पास, प्रधानमंत्री से घनिष्ठ संबंध, उसके बाद भी बम मारकर हत्या का प्रयास। मतलब दाल में कुछ तो काला है। इस देश से अगर भ्रष्टाचार, अराजकता और गरीबी को मिटाना है तो एक ही नारा याद रखिए, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। उस वक्त इंदिरा और जयप्रकाश नारायण के बीच तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। हालांकि ललित बाबू हमेशा ही इन दोनों के बीच एक कड़ी का काम करते थे। मगर कहते हैं ना, राजनीति में दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मुखिया को भी किसी ने यही सलाह दे दी। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है कि फिर उनकी मौत कैसे? एक और साजिश जिसमें हत्यारे सफल भी हुए। मतलब? काम अधूरा रहा झा साहब, इसे पूरा कीजिए, नहीं तो आप और मैं दोनों ही मुश्किल में फंस सकते हैं। अरे साहब, आपका आशीर्वाद रखिए, बस कुछ देर में हम खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाकी चिंता छोड़ दीजिए, आप बस दिल्ली को संभाल लीजिएगा। और हाँ, इसके बाद मैडम के दर्शन जरूर करवा दीजिएगा एक बार। एक बार क्यों, दिल्ली में रखेंगे आपको, रोज दर्शन कीजिएगा। इतने बड़े हादसे के बाद भी घायल मिश्रा जी को एक स्पेशल ट्रेन से समस्तीपुर से दानापुर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। घायल मिश्रा जी की ये स्पेशल ट्रेन उस दिन करीब 2 घंटे तक समस्तीपुर स्टेशन पर ही खड़े रहने के बाद
पूरे 6 घंटे में दानापुर रेलवे अस्पताल पहुंची। इतने बड़े हादसे के बाद भी ये लापरवाही क्यों? ये लापरवाही नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा या प्लान बी भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। इसीलिए दानापुर रेलवे अस्पताल में भी मिश्रा जी के इलाज के दौरान भी खूब मनमानी की गई। बॉम्ब के छर्रों की वजह से उनके पैर से लगातार खून बह रहा था, जिसके बावजूद उनके ऑपरेशन में देरी की गई। मामूली घायल मिश्रा जी को रात के करीब 2:30 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अरे जरा सी पैर की चोट में किसी की जान नहीं जा सकती, इसे तो मेडिकली मर्डर कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर इसके लिए कोई बड़ा इनाम रखा गया हो। इस हादसे के तुरंत बाद मिश्रा जी के ऊपर बॉम्ब फेंकने की एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर जांच शुरू होती है। लेकिन एक दिन बाद ही ये ऊपर से किसी के इशारे पर बिहार पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद जांच एजेंसियां मिलकर ललित बाबू हत्याकांड को इतनी अलग अलग दिशाओं में भटका देते हैं कि 48 सालों के बाद भी साजिश में शामिल असली हत्यारों तक कोई पहुंच ही नहीं सका। मतलब? बिहार सीआईडी ने अपने जांच की दिशा मात्र बम फेंकने वाले गुनहगारों पर ही केंद्रित रखी और शीघ्र ही 5 फरवरी 1975 को सीआईडी ने गुनहगार अरुण कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और अरुण कुमार मिश्रा की निशानदेही पर 2 दिन बाद 7 फरवरी 1975 को उसके एक साथी अरुण कुमार ठाकुर को भी सीआईडी गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही सीआईडी को एक चश्मदीद गवाह शंकर साह भी मिल जाता है, जो अपने बयान में बताता है कि दोनों अरुण न केवल मौका वारदात पर मौजूद थे, बल्कि उसने दोनों को भागते हुए भी देखा था। अपनी गवाही में दोनों ने किसी झा बॉस का नाम भी लिया था, जिनसे वे दोनों घटना के 2 दिन बाद मिलने वाले थे। तब बॉस झा के बारे में जानने के लिए सीआईडी ने समस्तीपुर के तत्कालीन जेलर S.A. रहमान की मदद ली। आरोपी अरुण मिश्रा और जेलर रहमान की बातचीत में सीआईडी को ये पता चला कि वो झा और कोई नहीं बल्कि बिहार के एमएलसी रामविलास झा ही हो सकते हैं। परंतु क्या राज्य का एक एमएलसी केंद्र के रेल मंत्री को अपने साजिश का शिकार बना सकता था? ये सवाल बिहार सीआईडी के जहन में उठ रहा था। इसलिए सीआईडी ने इस मामले की तफ्तीश को और आगे बढ़ाया तो सामने आया यशपाल कपूर का नाम। यशपाल कपूर, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे। सीआईडी की जांच से बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक जाने माने वकील तारकुंडे से इस मामले की रिपोर्ट देने को कहा। तारकुंडे ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट में न केवल यशपाल कपूर पर शक जताया, बल्कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी इस मामले में ज्यादा रुचि न दिखाने पर सवाल खड़े कर दिए थे। ओह, फिर? आप समझ रहे हैं ना क्यों इस वक्त आपको याद किया गया है? जी सर, मैंने बिहार के लिए टिकट्स करवा लिए हैं। आप चिंता ना करें, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ लिए हैं और अपने नोट्स भी बनवा लिए हैं। आई विल टेकल यू, डोंट वरी। जैसे ही सीआईडी अपनी जांच को इस दिशा में लेकर आगे बढ़ती है, वैसे ही ये केस सीआईडी से छीनकर सीबीआई को सौंप दिया गया और कुछ महीनों बाद ही सीबीआई अरुण कुमार मिश्रा तथा अरुण कुमार ठाकुर को ये कहकर रिहा कर देती है कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जिसके बाद सीबीआई इस जांच को केजीबी, आनंद मार्ग और दूसरी गुत्थियों में इस कदर उलझा देती है कि सच कभी सामने ही नहीं आ पाता। आनंद मार्ग, ये क्या था? ये संगठन प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति बाबा का संगठन था, जो बिहार में एक संप्रदाय चलाते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी हथियार उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। 70 के दशक में आनंद मार्गियों का नाम कई केस में आया था और 1971 में गुरु आनंद मूर्ति बाबा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। कई कोशिशों के बाद भी जब बाबा को जमानत नहीं मिल पाई, तब बाबा के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। कई समर्थकों ने आत्मदाह का प्रयास भी किया था। उस समय बाबा ने जेल से अपने समर्थकों को भड़काया था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आनंद मार्गी अपने गुरु आनंद मूर्ति की गिरफ्तारी के लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और ललित नारायण मिश्रा को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए ललित बाबू हत्याकांड के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। अमन,
क्या सीबीआई द्वारा पकड़े गए इन अपराधियों ने भी अपना ये जुर्म कबूल लिया था? सीबीआई ने इस संगठन के कुल 4 लोगों को संतोषानंद, रंजन द्विवेदी, राम आसरे प्रसाद, सुदेशानंद को गिरफ्तार कर उनसे ये गुनाह कबूल करवाया और उनके खिलाफ करीब 160 गवाह पहले ही खड़े कर दिए थे, जिसका खुलासा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा गठित की गई जांच कमेटी के रिपोर्ट में हुआ, जिसमें सरकारी गवाह बने 40 से अधिक लोगों ने कहा कि उनसे मनमाने ढंग से बयान लिए गए। साथ ही ललित नारायण के छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा, जो खुद 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आनंद मार्गियों और उनके भाई ललित नारायण के बीच किसी प्रकार की कोई अदावत नहीं थी। बावजूद इसके ये केस करीब 40 सालों तक चला, जिसकी सुनवाई 22 से अधिक जजों ने की थी। सन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई के आग्रह पर बिहार से बाहर ले जाने की परमिशन दे दी, जिसके बाद 1980 में ये केस दिल्ली की एक सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद सीबीआई द्वारा आरोपित चारों आनंद मार्गियों को 8 दिसंबर 2014 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और सीआईए? एक तरफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तो दूसरी तरफ थी सोवियत संघ की एजेंसी KGB। कहा जाता है कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच दूसरे देशों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई थी। 90 के दशक में एक KGB के अधिकारी द्वारा लिखी एक किताब मित्रों आर्काइव आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ललित नारायण मिश्रा और इंदिरा गांधी ने KGB से देश में CIA के खिलाफ जासूसी की छूट देने के लिए घूस ली थी और इस वजह से CIA ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या करवा दी थी। 2005 में वासिली मित्रोकिन ने तो इस किताब में दावा किया था कि इंदिरा गांधी को सूटकेसों में भरकर रुपए भेजे गए थे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने बताया कि जो तथ्य सार्वजनिक है उससे जाहिर होता है कि 1967 के आम चुनाव के वक्त कांग्रेस सहित देश के ज्यादातर राजनीतिक दलों को विदेश से पैसा मिला था। द वर्ल्ड वॉज गोइंग अवर वे नामक एक और किताब में कहा गया है कि KGB ने 1970 के दशक में पूर्व रक्षा मंत्री V.K. मेनन के अलावा 4 अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव प्रचार के लिए फंड दिया था। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि KGB के पैसों की वजह से भारत के ढेरों नेता सोवियत संघ की मुट्ठी में थे। हमारे देश में नेताओं के आपसी गठजोड़ के कारण KGB का असल सच तो कभी नहीं खुल सका। CIA के एंगल से भी कोई पुख्ता सबूत तो सामने नहीं आ सके, मगर उस समय देश में बिगड़ते राजनीतिक माहौल और अपने ही पार्टी के एकमात्र लीडर के बराबर में जैसे ही ललित नारायण मिश्रा का नाम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए बराबरी करने लगता है तो उनकी बड़ी ही चालाकी से हत्या करवा दी जाती है। तो ललित बाबू के केस में आनंद मार्गी ही दोषी ठहराए गए? नहीं, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अपील दायर की गई, जिसमें कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को जमानत पर बरी कर दिया। ओह। असली हत्यारे और हत्या की असली वजह तो साफ साफ नहीं पता चल सकी, मगर ललित बाबू की दी सौगात और बिहार से उपजे उस आंदोलन को देश कभी नहीं भूलेगा, जिसने उनके जाने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से राज करने वाला परिवार और 50 साल पुरानी पार्टी सत्ता से बुरी तरह बाहर हो गई।